डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एम्बर और सिग्मा और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। डिक्सन, एम्बर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसमें से किसके पास कितने स्टॉक है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर आपके पास इसमें इसी कंपनी में से स्टॉक है, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। और आगे जाने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस कि यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं वो हमारे ca-tapan.smallcase.com में देते हैं, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है, और 500 प्लस जीएसटी से स्टार्ट होते हैं। यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑल्सो। काफ़ी सारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप थीम बेस्ड, जैसे पावर थीम या मिड कैप थीम और डिफेंस थीम एंड ऑल दैट काफ़ी है। आप जाके देखिए, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। कमिंग बैक टू ईएमएस सेक्टर, तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग बात करेंगे डिक्सन की, तो पहले डिक्सन की बात करते हैं, एक एक करके सभी स्टॉक्स के बारे में बात करें। पहले समझ लेते हैं कि बिजनेस मॉडल कैसा होता है इन लोगों का। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो अगर तो वो एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस है, और वो स्मार्टफोन, टीवी, हार्डवेयर वो सब बनाता है, और आईटी हार्डवेयर बेसिकली। एंड अच्छा खासा कहते हैं ना कि वन ऑफ बिगेस्ट ईएमएस कंपनी इन इंडिया। जबकि एम्बर एंटरप्राइज है, वो क्या करते हैं, वो रूम एयर कंडीशनर इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस में है, थोड़ा डाइवर्सिफाई है। तो एसी कंपोनेंट, पीसीबी, रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन मोबाइल फोन में भी आई थिंक अभी उनका कोलैबोरेशन हुआ, तो बेसिकली चाइना की कंपनी के साथ। तो वहां भी अगर आप देखें तो उनका भी एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। और तीसरी बात करते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वो कंज्यूमर ड्यूरेबल ईएमएस है। एसी, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर्स, फिर प्लास्टिक मोल्डिंग, ये सब करते हैं। ये काफी स्टॉक गिर चुका है और वापस धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। ये एक्चुअली देखा जाए तो एम्बर एंटरप्राइज इतना गिरा नहीं है, लेकिन डिक्सन और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अच्छे खासे गिर गए ओवर द टाइम। और पहले रीजन समझते कि ये क्यों गिरे हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग डिक्सन की बात करें तो डिक्सन में क्या हुआ था कि उसका मार्जिन प्रेशर अच्छा खासा आया था, प्लस ऐसा लग रहा था कि पीएलआई स्कीम्स जो है ना, आगे जाके वो टेम्पर होगी। पीएलआई स्कीम, या गवर्नमेंट क्या होती है, पीएलआई स्कीम देती है, और उसके वजह से ना इनको इंसेंटिव मिलता है, उतना क्रेडिट मिलता है। इनका मार्जिन बहुत छोटा है, 4%, 3% जैसे डिक्सन का है। तो उसमें पीएलआई स्कीम ही ½ % होती है, ½% से 0.75% ऐसा होता है। तो उसके वजह से अगर पीएलआई स्कीम वापिस चली जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो इनको प्रॉब्लम आती है। लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई स्कीम को एक्सटेंड किया है, प्लस इनका वो अभी किया है। प्लस इनका जो वीवो का इशू था वो भी काफी हद तक रिजॉल्व हो चुका है नो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया है। तो वीवो का भी आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग ये अभी डिक्सन करेंगे। लेकिन जो पहले जैसे मैंने बताया कि मार्जिन प्रेशर, पीएलआई का जो वो टेंशन था उसके वजह से ही गिरा था, और थोड़ा वर्किंग कैपिटल का भी इशू था, लेकिन वो सब अभी काफी हद तक रिजॉल्व हो रहा है। एम्बर एंटरप्राइज अगर देखो तो इतना गिरा नहीं है, लेकिन पहले जो गिरा था वो भी थोड़ा रूम एयर कंडीशनर मार्जिन का प्रेशर था, और इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूशन नो कहीं ना कहीं रिस्क था, फिर कॉपर प्राइस ऑल्सो वो बढ़ा था, लेकिन वो अच्छा खासा रिकवर हो चुका है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का एक प्रॉब्लम यही था कि कहीं ना कहीं आप देखो ना, तो पिछली बार जो समर, आई थिंक लास्ट ईयर से उनका प्रॉब्लम चालू हुआ था कि पिछली बार जो समर जल्दी खत्म हुआ, इस बार तो बहुत अच्छा लंबा चला है, लेकिन उसके वजह से उनके पास कुछ 1,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेंट्री हो गई, और वो निकालते निकालते इनको टाइम लग गया है। अभी अगर देखें तो इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 1,200-1,300 करोड़ तो ऑलरेडी है। तो अभी वो इन्वेंट्री को कैसे निकालते हैं और किस तरह से वो मार्जिन को मेंटेन करते हैं, तो उसमें बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। तो अभी एक काम करते हैं, अभी हम लोग पहले ना, मैं आपको स्क्रीनर में इनके थोड़े फाइनेंशियल्स दिखाता हूं, तो आपको थोड़ा अच्छी तरह से इसको पता चलेगा। सो टॉकिंग अबाउट लाइक डिक्सन की बात करते हैं पीजे, तो अभी देखिए, अभी ऑल टाइम हाई से ये ऑलमोस्ट ना 25% डाउन है। ठीक है, ये रिटर्न अच्छा दिया है, लेकिन पिछले 1 साल से 3 साल से देखो 45% रिटर्न है, और 5 इयर्स का 27% रिटर्न। ओवर द ईयर रिटर्न अच्छा दिया, लेकिन 1 साल से ये परफॉर्म नहीं कर, ये अच्छा खासा भाग चुका था उससे, अभी काफी नीचे और फिर वापस रिकवर हो रहा है। वो वीवो का
जैसे वो केस रिजोल्व हुआ है तो। जबकि अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो वो अभी भी 42% डाउन है, ये रिकवरी नहीं आ रही है। इसने भी जबरदस्त रिटर्न दिया था, लेकिन एक साल से वो कहते हैं ना थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है। और ऐसा नहीं है, 1.5 साल से मोस्ट ऑफ द ईएमएस स्टॉक काफी नीचे गिर गए थे, इंक्लूडिंग केन से लेके काफी सब और स्टॉक्स भी। मैं सबके बारे में बात करूंगा बाद में, लेकिन यस, ओवरऑल ये अभी थोड़ी रिकवरी आ रही है। अब अगर देखोगे तो 52 वीक लो से ये 23%, ये 22% रिकवर हुए हैं। तो थोड़े पॉजिटिव कहते हैं ना न्यूज इन लोगों की चालू हुई। एम्बर एम्बर तो कंपेरेटिवली काफी, अगर आप देखें तो सिर्फ 16% डाउन है टॉप से, ठीक है। और ये लेकिन कम गिरा है, देखो सिर्फ 4% गिरा है, और 3 साल और 5 साल का रिटर्न तो अच्छा खासा है। ओके, सो बेसिकली अगर देखो एम्बर, अगर मैं सच बोलूं तो परफॉर्मेंस ये तीनों कंपनी में से किसका सही में दमदार रहा है, तो वो है एम्बर एंटरप्राइज का, क्योंकि वो काफी हद तक डाइवर्सिफाई है। प्लस एम्बर का जैसे मैंने बोला कि ओप्पो ओप्पो के साथ आई थिंक हुआ है, वीवो का तो इसके साथ हुआ है, डिक्सन के साथ। ओप्पो का भाई कौन है, मैं नाम भूल गया। तो बेसिकली इन सब के वो मोबाइल फोन के लिए आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग का इनको मिला है, इसलिए आई थिंक एम्बर में एक अच्छी खासी तेजी हमने देखी है। अब यहां से क्या है, यहां से मैंने अगर मैं चलो थोड़े रेशियोज की भी मैं बात कर लेता हूं थोड़े, तो आपको पता चलेगा। तो एम्बर का अगर आप देखें तो कंपेरेटिवली आरओई आरओसी इतना कुछ खास नहीं है, 5 और 10% है, ठीक है। डेट टू इक्विटी 0.62 है, ओके। लेकिन इसका जो सेल्स ग्रोथ एंड ऑल दैट है ना, वो पिछले एक साल से ठीक नहीं है, बाकी 3 साल का अच्छा है। लेकिन यहाँ आपको एक चीज समझनी है कि ये सबको थोड़ा प्रीमियम भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस इसमें आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तरह से आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए ये सभी को अच्छा खासा प्रोत्साहन देना पड़ेगा हमें। इसलिए ये सब रियल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे जाके बड़े बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ईएमएस सेक्टर अगर दबदबा वर्ल्ड ओवर है तो वो चाइना का है। आप कह सकते हो 40 to 45% वर्ल्ड का जो ईएमएस सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग वहां होता है, हम लोग कुछ 2 या 3-4% है, स्कोप बड़ा है। इसलिए गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम से पीएलआई स्कीम वो करती है, प्रोडक्शन लिंक स्कीम होती है वो, कि आप इतना प्रोडक्शन करोगे तो आपको इतना रिबेट मिलेगा। बेसिकली पीएलआई स्कीम वो होती है। तो उसके वजह से इन सब कंपनियों को काफी हद तक फायदा भी हो रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट वो आगे भी बढ़े। हाँ, इनका मार्जिन कम होता है, जैसे जस्ट मैं अभी ओपन किया तो आप देखो आरओई आरओसी इसका बहुत अच्छा है। डिक्सन का देखो 37-41% है। अगर मैं पीजी का देखूं तो कम है। तो डिक्सन उस तरह से नो अच्छा खासा आरओई आरओसी है। लेकिन ये डिक्सन का मैं आपको बताता हूँ, आपको एक चीज यहाँ समझनी है कि इसका जो, ये कौन सा डिक्सन ही है ना, हाँ, इसका मार्जिन बहुत कम होता है। मार्जिन बहुत ही कम होता है, और वो आप देखो 15,000 करोड़ में 718 करोड़, ओके। तो बहुत ही कम है, 4 से 5% का मार्जिन होता है, 4% का मार्जिन है। अब ये 4% में अगर इनका थोड़ा भी प्रॉब्लम आ गया कहीं भी, जैसे पीएलआई स्कीम वापस खींच ली गवर्नमेंट ने, या तो कंपोनेंट के खर्चे बढ़ गए, ओके, रॉ मटेरियल के खर्चे बढ़ गए, तो सडनली इनका मार्जिन हिट हो जाता है। इसलिए वो बहुत ही सेंसिटिव। ये स्टॉक 18,000 तक गया था, फिर 10,000 तक गिरा था, और अभी वो देखो तो अभी वो वापस आया। अभी आज का अभी का भाव देखे तो ऑलमोस्ट आप देखिए कि 14,000 आ गया। तो अच्छा खासा 10,000 से ऑलमोस्ट 40% बढ़ा है, ये देख रहे हो आप। तो इसमें मार्जिन का बहुत ही बड़ा इशू होता है इन सभी में, ये तीनों कंपनियों में। ये आपको देखना रहेगा कि मार्जिन कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। प्लस ये लोग देखो, ऐसा तो नहीं, कंपनी को भी पता है। तो जैसे एम्बर की मैं बात करूं तो एम्बर क्या कर रहा है, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जैसे फॉर एग्जांपल कोई बाहर की कंपनी जैसे वीवो है, वीवो बोलता है कि भाई मेरा फोन आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो पूरा आर एंड डी, कौन से रॉ मटेरियल यूज करना है, कौन से कंपोनेंट यूज करना है, वो पूरा वो स्पेसिफिकेशन वो देते। ये लोग क्या करते हैं कि पूरी प्रोडक्ट लाइन बनाते हैं और उसको असेंबली करते हैं। इसलिए जब आप असेंबली ही करते हो तो आपका मार्जिन बहुत ही कम होता है। प्लस जो उसमें जो जो
लगता है रॉ मटेरियल से लेके जो प्रोडक्ट्स और आइटम्स जो लगते हैं वो असेंबली के लिए वो बाहर से लाते हैं। अभी क्या किया है कि डिक्सन ने वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। तो जैसे टीवी पैनल्स हो या चिप्स हो से लेके बहुत सारी चीजें वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और अगर वो वेंडर ने अप्रूव कर दी, जैसे वीवो है उसने अप्रूव कर दी, वेंडर ने सॉरी, मेन मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ओईएम बोलते हैं, अगर ओईएम ने उसको अप्रूव कर दिया तो इनका मार्जिन अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने कंपोनेंट अगर वो यूज करते हैं असेंबली में तो उनका उसमें मार्जिन अच्छा खासा होता है। तो अभी क्या किया है कि डिक्सन ने भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन चालू किया है, एम्बर भी कर रहा है। एम्बर ने क्या किया कि एम्बर ने काफी हद तक डाइवर्सिफाई कर दिया है। वो टीवी में भी है, वो मोबाइल में भी है, वो एसी में भी है, एसी में भी अच्छा खासा उसका दबदबा है। इसलिए इसका मार्जिन इतना हिट नहीं हो रहा है जितना डिक्सन का हिट हो रहा है। डिक्सन का मोस्टली फोन पे ज्यादा है। और जब आप अकेले फोन पे रहते हो ना तो प्रॉब्लम क्या होता है कि मार्जिन के हिलने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जहां से आपने लिया है, सॉरी जो ये ओईएम है वो अगर पीछे हट गया, क्योंकि इनके क्या होता है 5 से 6 क्लाइंट्स होते हैं या 6 से 7, लेकिन बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सालों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और ये क्यों इनके लिए अच्छा है, एक बात समझो आपकी कि क्या होता है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल वीवो है या ओप्पो है, वो बोलेगा यार अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करने जाऊंगा तो वो पूरा प्लांट मुझे सेटअप करना पड़ेगा, असेंबली लाइन। इससे अच्छा मैं वेंडर को दे देता हूँ, वो बना के देगा। तो यहाँ हम लोग ये लोग अपफ्रंट कैपेक्स डालते हैं, डिक्सन हो, एम्बर हो, पीजी हो, वो सब अपफ्रंट कैपेक्स डाल के वो असेंबली लाइन रेडी करते हैं, फिर वो उनका बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन आर एंड डी से लेके सब कुछ वो ओईएम का होता है। तो आगे जाके भी ये क्लाइंट बढ़ा सकते हैं तो नई नई कैपेसिटी डाल सकते हैं, यानी आप सोचो कि पूरा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। ओके, और नई नई असेंबली लाइन डालो तो आपका उतना खर्चा भी होता है, लेकिन बल्क में प्रोडक्शन होता है, बल्क में प्रोडक्शन होता है लेकिन मार्जिन कम होता है। तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ दिस कंपनीज। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम जैसे डिक्सन का भी क्या हो गया था कि वीवो का वो बड़ा प्लान आने वाला था, वो अटक के रह गया, और वो पीछे 1.5 साल से केस चल रहा था। वीवो पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस के वजह से ना काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला नहीं आ रहा था, प्लस चाइना की कंपनी, तो वो भी एक इशू है। अभी वो क्लियर हो गया है। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर आपका एक एक ओईएम भी पीछे हट गया या तो उससे आपका कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं हुआ, तो इनको अच्छा खासा हिट आता है। तो वो एक बड़ा रिस्क इन कंपनियों का होता है कि आपको ये देखते रहना है कि भाई इनके जो मेन ओईएम है वो जा तो नहीं रहे ना। प्लस अगर हम लोग देखें तो बैकवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल डिक्सन की बात करें तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके वो क्या 1-2% बढ़ा सकते हैं। अगर 1.5% भी बढ़ा दिया ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ जाता है। आप सोचो ना, 15,000 करोड़ में 1% ही सिर्फ 150 करोड़ हो गए, करेक्ट? सो दिस इज हाउ नो उनका एक एक 1.5% भी बहुत फर्क पड़ता है। तो क्या वो बढ़ा पाएंगे? अभी जैसे दूसरा मोबाइल फोन का उनका 56,000 करोड़ का टारगेट है, क्या वो अचीव कर पाएंगे रेवेन्यू, मोबाइल रेवेन्यू? प्लस आईटी हार्डवेयर में भी उनको 4,000 करोड़ का उनका स्केल अप का टारगेट है। तो ये जो गाइडेंस दिया होता है, क्या वो अचीव कर पाते हैं? प्लस वर्किंग कैपिटल का जो स्ट्रेस था धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगा कि नहीं होगा उस पर डिपेंडेंट है। सो वॉच आउट क्या करना है कि हमें देखना है मार्जिन प्रेशर, वर्किंग कैपिटल और पीएलआई ट्रांजिशन प्लस बैकवर्ड इंटीग्रेशन। स्टॉक देखो, स्टॉक अभी ऑलरेडी बढ़ चुका है। अभी तो भी मैं अगर मैं पी देखूं, जस्ट अ मिनट मैं देख लेता हूं, तो इसका पी कुछ अभी 46 है। एक समय पे ये 100 के ऊपर था, तो उसके लिए वो नॉर्मलाइज तो हो रहा है, लेकिन ये आपको देखते हैं। लेकिन मैं मुझे कहो तो ईएमएस का जमाना आएगा, आगे जाके ईएमएस की डिमांड रहेगी रहेगी रहेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम लोग बात करें एम्बर की, तो देखिए एम्बर भी ओवरऑल आपको उनका उसमें क्या देखना रहेगा कि उनका यही है कि जो नए कहते हैं ना कि मोबाइल फोन के जो ऑर्डर्स मिलने वाले हैं ओप्पो और उन सब से, तो वो कैसे हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक शेयर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यानी मोबाइल फोन ऑल दैट। रूम एयर कंडीशन का तो है ही, लेकिन अगर
रूम एयर कंडीशन में क्या होता है कि मार्जिन में रिकवरी नहीं आ रही, तो वो मार्जिन में रिकवरी आना बहुत ही जरूरी होता है। प्लस उनका है ना एक सेगमेंट रेलवे में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, तो क्या उसमें स्केल अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और प्लस रॉ मटेरियल के प्राइसेस तो स्टेबल हो रहे हैं ना, क्योंकि कॉपर बहुत ही नो कहते हैं ना यूज होता है एसी एंड ऑल दैट, तो कॉपर के भाव गिरते हैं तो उनका मार्जिन बढ़ता है। बट द गुड थिंग ऑफ एम्बर इज कि वो डाइवर्सिफाइड है, वो डाइवर्सिफाइड है तो कंपेरेटिवली उसमें शॉक कम लगते हैं जितना डिक्सन और पीजी इलेक्ट्रोप्लास में ज्यादा लगते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास की कहानी बताए तो पहले तो ये जो 1200 करोड़ और 1300 करोड़ का जो इन्वेंट्री है, क्या वो स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बहुत ही मार्केट उसको बहुत ध्यान से देखेगा। ऐसा नहीं कि कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन स्टेबिलिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इन सबकी, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं आती है तो वापिस इसमें इशू हो जाते हैं। प्लस अगर हम लोग देखते हैं कि भाई कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो यूटिलाइजेशन हो रहा है, एसी डिमांड की रिकवरी अच्छी आ रही कि नहीं है, प्लस नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं ओईएम से कि नहीं, इन सबके कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यानी बड़े बड़े जो नए ओईएम होते हैं उनसे कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट आता है तो उनको सालों का रेवेन्यू बढ़ जाता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कभी कोई एडवर्स सिचुएशन होते है, खास करके कूलर में बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे डिक्सन की भी मोबाइल फोन में ही थी कि मोबाइल फोन की डिमांड कम हुई तो वहां डायरेक्ट इम्पैक्ट आया। इसमें भी इन्वेंट्री का इम्पैक्ट एंड ऑल दैट देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा भी अगर रिकवरी आई तो पीजी इलेक्ट्रोपास में रिकवरी बड़ी हो सकती है कंपेयर टू एम्बर और डिक्सन टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो गिर भी बहुत गया है, गिर भी बहुत गया है। सो ये सब पॉइंट इनका अगर ठीक ठाक हुआ तो ये चलेंगे, लेकिन चांसेस ज्यादा है कि वो ठीक ठाक होंगे, क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये सब इशू चल रहे थे। आई थिंक धीरे धीरे रिजॉल्व भी हो रहे हैं। बाय द वे, इसमें से आप बोलोगे भाई नंबर 1 2 3 कौन सा है, तो अगर देखो आप सबसे सेफ कहते हो, सबसे सेफ तो एम्बर ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एम्बर इसलिए नंबर 1 है क्योंकि डाइवर्सिफाइड है, सेफ है, प्लस अगर आप देखो तो रेवेन्यू हर एक सेगमेंट में अच्छा बढ़ रहा है। सेकंड नंबर होगा डिक्सन। डिक्सन में भी स्कोप बढ़ा है, अब वीवो का मामला ठीक ठाक हो गया है, तो वहां भी आप देख सकते हो। स्टोरी दोनों की अच्छी है, एम्बर और डिक्सन की दोनों की अच्छी है। डिक्सन भी यहाँ से अपने टॉप से अच्छा खासा गिरा हुआ है, तो चांसेस है बढ़ने के, लेकिन वो ये कि क्वार्टर टू क्वार्टर अभी रेवेन्यू जंप कितना आ रहा है, मार्जिन जंप प्लस वर्किंग कैपिटल इशू देखने पड़ेंगे। पीजी इलेक्ट्रोप्लास थर्ड रहेगा, क्योंकि उसका इन्वेंट्री इशू अभी तक रिजोल्व नहीं हो रहा है, प्लस नए ओईएम प्लेयर्स और मार्जिन को किस तरह से वो हैंडल कर पा रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीजी इलेक्ट्रोप्लास के लिए, तो उसको मैं थर्ड दूंगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर इन्वेंट्री कम होने लगे और वहां इंप्रूवमेंट है तो ये स्टॉक दोनों अपने एम्बर एम्बर और डिक्सन से ज्यादा भाग सकता है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास की बात करूँ तो अपने वो टॉप से ऑलमोस्ट अगर देखे तो अच्छा खासा नीचे है, करेक्ट। यस, तो या पीजी इलेक्ट्रोप्लास ऑलमोस्ट 42% डाउन है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। जब तीनों बाकी कंपनियां अच्छी है, लेकिन ये ट्रिगर्स पॉइंट ध्यान रखें, लेकिन फोकस रहेगा आगे जाके गवर्नमेंट का अच्छा खासा फोकस रहेगा।